एक फ़ोन कॉल आती है कि आपको अपने कुरियर की जानकारी चाहिए तो एक दबाएं। एमडीएमए एक तरह का ड्रग्स है, इलीगल ड्रग्स है इंडिया में, और जो इसकी मात्रा है उस हिसाब से आपको पास अगर ये निकलता है तो आपको 15 साल की जेल होती है। उनके हिसाब से मैं ड्रग्स का रैकेट चला रही हूँ और वो मुझसे लगातार कह रहे थे बिना मेरी बात सुने हुए कि आप ड्रग्स बेचती हैं, आप ड्रग्स लेती हैं। ये पूरा कॉल 2 घंटे चला है कि मैं सोच रही थी कि अब ऐसा है खुद को ही ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ड्रग्स केसेस में तो कोई बाहर आता नहीं है। कहते हैं हाँ प्लीज़ आप स्काइप डाउनलोड करिए। मुझे वो कहते हैं कि सर्च में जाके मुंबई पुलिस 911 सर्च करिए। सामने से एक नीली वर्दी में जैसे आर्मी की वर्दी होती है और आगे 2 झंडे लगे हुए एक शख्स आता है सांवले सूरत का। कहते हैं आप डाटा बंद कर दीजिए, हम वाईफाई पे कनेक्ट होंगे। फिर उन्होंने बोला आप ऐसा करिए पर्दा भी बंद कर दीजिए। जब तक होल्ड रहे हर 10 सेकंड पे आप बोलती रहिए आई एम हियर सर। कार्रवाई शुरू करिए, इनके नाम एक अरेस्ट वारंट ऑलरेडी से है। तुमने केसेस पढ़े नहीं क्या? तुम डिजिटल अरेस्ट हो। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा मिश्रा है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या बताने जा रही हूँ जो मैं कभी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं करूँगी कि आपके साथ कभी हो। इसलिए इसे आप बहुत गौर से सुनिएगा और हो सके तो इस पे ज़रूर अमल करिएगा। इसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में लाने चाहिए, या मुझसे गलती हुई या कराई गई, वो आपको इस पूरी कहानी, इस वाक़ये को सुन के समझ आएगा। 5 अक्टूबर दोपहर 12:15 एक फ़ोन कॉल आती है और उसे मैंने उठाया क्योंकि आप शनिवार का दिन था, आप अपने ऑफ़िस के सारे काम को ख़त्म करके एक आलसी-सा दिन आप बिता रहे होते हैं। आप किसी भी बहुत कम कॉल्स होती हैं उस दिन। तो एक नंबर बजता है, तो मैंने उठा लिया था उसे और उसमें आईवीआर कॉल आती है कि आपको अपने कुरियर की जानकारी चाहिए तो 1 दबाएँ, अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड जानना है तो 2 दबाएँ। और आगे भी शायद 3, 4, 5 आईवीआर नंबर्स में होते हैं, पर वो सुने बिना मैंने 1 नंबर दबा दिया था। और मैंने हाल ही में कई चीज़ें कुरियर के ऑर्डर से मँगवाई थी, तो मुझे लगा उन्हीं से जुड़ा कोई अपडेट आया होगा। वो 1 दबाने के बाद सामने से आईवीआर कॉल ख़त्म हो चुकी होती है और करण वर्मा आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि मैं फेडेक्स कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ। आप बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो मैंने कहा कॉल आपकी तरफ से आई है और उसमें कहा जा रहा है कि मैंने किसी कुरियर को मँगाया है, पर आपकी कंपनी का नाम सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई कुरियर मँगाया है आपसे, क्योंकि फेडेक्स से मैंने कोई ऑर्डर किया नहीं किया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप अपना नंबर आपका आ चुका है, मैं एक बार ट्रैक चेक कर लेता हूँ कि शायद आपने भेजा हो या कोई आपको भेज रहा हो। तो मैंने कहा प्लीज़ आप चेक कर लीजिए, और वो 2 मिनट को कॉल होल्ड रखते हैं और फिर कॉल आगे बढ़ती है, दोबारा वो आते हैं तो कॉल आगे बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि हाँ मैम, आपका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है ट्रैकिंग में और आपको किसी ने नहीं भेजा है, आपने भेजा है, आप सेंडर हैं। ये उनके शब्द थे। तो मैंने उनसे कहा कि मिस्टर करण, मैंने किसी को कोई कुरियर नहीं भेजा है, आपको किसी की गलती लगी हुई है। तो उन्होंने बोला एक्चुअली मैम ये जो कुरियर है थोड़ा संवेदनशील चीज़ें ऐसी हैं इसमें, जिसकी वजह से हम आपको कॉल कर रहे हैं। इसमें आपका आधार नंबर वेरिफाइड हुआ है, इस वजह से हमने आपको कॉल किया है। तो मैंने उनसे कहा आप मेरा आधार नंबर पहले बताएँ, अगर आपने मुझे ये करा है कॉल। उन्होंने जो आधार नंबर बताया वो मेरा आधार नंबर था, तो उनकी बात में यकीन होते हुए मैंने बात आगे बढ़ा दी। और जब उन्होंने कहा कि आगे ऐसा करते हैं मैम, आपका ये जो नंबर है, ये जो इसके अंदर जो पैकेट है, जो कुरियर है, ये मुंबई से ताइवान भेजा गया है। यहाँ पर मैंने उनसे बोला कि ऐसा है मिस्टर करण, ताइवान में मैंने कभी कोई कुरियर नहीं भेजा और मुंबई में मेरा कोई घर नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, इसमें आपका एड्रेस भी मेंशन है मुंबई का, और इसमें जिसमें आप जिसको भेज रहे हैं, ताइवान का वो शख्स है, उसका नाम है, उसको आपने क्या-क्या भेजा है, वो सारी चीज़ें हैं। वहाँ मेरी आवाज़ काफ़ी तीखी थी और मैंने उनसे बोला आपकी फ़िज़ूल की बात अगर ख़त्म हो गई हो तो मैं रख दूँ। ना मुझे मुंबई का पता है, ना मैंने कोई ताइवान भेजा है और ताइवान में कभी गई नहीं, मेरा कोई लेना-देना भी नहीं है। उन्होंने बोला मैं आपकी आवाज़ से समझ चुका हूँ, शायद आपके आधार कार्ड को गलत इस्तेमाल किया गया है और ऐसे केसेस कई बार आते हैं। तो मैंने उनसे बोला केसेस आते होंगे, आपका काम हो गया तो मैं फ़ोन रख देती हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर वहीं रोका। उन्होंने बोला आप इस बात को इस तरह समझिए कि अगर आपकी कार से कोई एक्सीडेंट होता है, आप उस दिन उस कार को नहीं चला रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर पे और रजिस्टर्ड आईडी पे आपका नाम होता है क्योंकि कार आपके नाम होती है, तो पुलिस सबसे पहले आप ही को तो फ़ोन करेगी। ठीक उसी तरह इस कुरियर के साथ आपका आधार नंबर है, वहाँ ही आपको हमें आपका फ़ोन नंबर मिला है और इसलिए हम आपको कॉल कर रहे हैं।
तो मैंने कहा अच्छा फिर आप बताइए अब क्या करूँ मैं? यहाँ पर भी मुझे यही था कि ठीक है बताओ क्या करना है? वो आप हल्के में पूछ रहे होते हैं सामने वाले से। तो उन्होंने बोला कि करना कोई नहीं मैम, एक बीप बजेगा और उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा कि आप बोल दीजिएगा जैसे आपने मुझे थोड़ी देर पहले बोला कि इस कुरियर से आपका कोई लेना-देना नहीं है और बीप खत्म होगी, आपका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे, फ्यूचर के लिए और इस ऑर्डर को कैंसल कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहने लगे लेकिन आपको ना यही चीज़ मुंबई पुलिस को भी रिकॉर्ड करानी होगी क्योंकि इसमें ऐसे कई चीज़ें हैं जो सीज़ की गई हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। वहाँ पे मैंने उनसे पूछा आखिर ऐसा कुरियर में आपको क्या मिल गया है और मैं मुंबई पुलिस से क्यों बात करूँ? और मुझे मुंबई पुलिस का कोई नंबर नहीं पता है। तो उन्होंने बोला आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको मुंबई पुलिस की ओर कॉल ट्रांसफ़र कराएँगे। तो मैंने कहा ठीक है आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो उन्होंने बोला पहले आप लिख लीजिए, आप सारी चीज़ें क्योंकि मुंबई पुलिस भी आपसे पूछेगी। पहले उन्होंने मेरा रिकॉर्ड कराया स्टेटमेंट, तो मुझे लगा बात खत्म हो गई फेडेक्स की ओर। फिर उन्होंने मुझे सारी डिटेल लिखवाई, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट के नाम लिखवाए, 3 क्रेडिट कार्ड हैं, 2 पासपोर्ट हैं और 4 किलो कपड़े हैं, 1 एचपी का लैपटॉप है और उसमें 200 ग्राम एमडीएमए है। जब उन्होंने ये बोला तो मैंने समझ नहीं आया, मैंने कहा एमडीएमए होता क्या है? तो उन्होंने बोला यही मैम उस कुरियर की सबसे बड़ी दिक्कत हो रखी है। एमडीएमए एक तरह का ड्रग्स है, इल्लीगल ड्रग्स है इंडिया में और जो इसकी मात्रा है उस हिसाब से आपको पास अगर ये निकलता है तो आपको 15 साल की जेल होती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप प्लीज़ मुंबई पुलिस को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दीजिए और हम आपको कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपका आधार इससे लिंक है और इसमें मेंशन है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कॉल उसी कॉल पे आगे ट्रांसफ़र कर दी और उधर से कंट्रोल रूम जैसी आवाज़ आती है। वो अपने आप को मुंबई पुलिस बताते हुए विनय कुमार चौधरी, ये उनका नाम था जो उन्होंने मुझे बताया और वो कहते हैं कि ये बताइए, तो मैंने उनसे बोला सर मैंने आपको सिर्फ़ फेडेक्स के कहने पे कॉल करा है और ये कॉल ट्रांसफ़र हुई है। उन्होंने ही आपको कॉल ट्रांसफ़र किया है, आप चाहे तो फेडेक्स वालों से बात कर सकते हैं। उनका कहना है कि मेरे आधार नंबर को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आधार नंबर उन्होंने मुझे बताया है, उसमें कोई ड्रग्स है, कपड़े हैं, लैपटॉप है और ताइवान का कोई शख़्स है जिसे मैं मुंबई से ये कुरियर भेज रही हूँ। तो मैंने कहा मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है, मैं ताइवान में किसी को जानती नहीं हूँ और यहाँ मेरा लहज़ा जो आवाज़ एक कुरियर वाले शख़्स के साथ मैं बड़े तीखे से बात कर रही थी, यहाँ एक वैसे ही थी जैसे कि आप पुलिस वालों से आप बड़ी रिस्पेक्ट में बात करते हैं और मदद की गुहार टाइप लगा रहे होते हैं। मुझे मेरी आवाज़ बदल चुकी थी, तो मैंने कहा सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें और मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें जिससे मुझे आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि वो जो बता रहे हैं ना ड्रग्स, वो काफ़ी सीरियस मैटर तो मुझे भी लग रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम अब एक बार आपका आधार आपका हम भी ट्रैक में चेक कर लेते हैं और उसके बाद आपका फ़ोन आप होल्ड रखिए। यहाँ तक तो विनय कुमार चौधरी की आवाज़ बिल्कुल ठीक थी, वो भी मुझसे बहुत पोलाइट थे, मुझे भी लगा पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो होल्ड के बाद वापस आते हैं, उसके बाद उनके हिसाब से मैं ड्रग्स का रैकेट चला रही हूँ, उसके हिसाब से मैं क्रिमिनल हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझ पे कोई क्यों यकीन करेगा? और वो ठीक वैसे ही चार्जेज़ लगा रहे थे, वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जैसे कि आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया हो, बस आपका उसको मारना-पीटना रह गया हो और आप उसके साथ वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो वैसे ही उतने ही गंदे आरोप लगा रहे थे और वो मुझसे लगातार कह रहे थे बिना मेरी बात सुने हुए कि आप ड्रग्स बेचती हैं, आप ड्रग्स लेती हैं, आपका आधार है, अभी हमने अपने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में इस आधार को भेजा है, अभी हमें आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना होगा, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है? तो मैंने उनको बोला भी मेरा सर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैं एक ही बहुत ही रेप्यूटेटेड संस्थान में काम करती हूँ और मैं कई सालों से वहाँ काम कर रही हूँ, आप जाके मेरा ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला वो सब तो हम आपका वेरीफ़ाई कर लेंगे, हमारे पास वैसे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी चीज़ें निकल के आ गई हैं। और आप ऐसा करिए अपना स्टेटमेंट और उन्होंने मुझे लगातार डाँटना शुरू किया। तो मैंने कहा कि सर, मैं बस इतना कर सकती हूँ कि अगर आपको लगता है मैं मानती हूँ आप मेरा क्यों यकीन करेंगे कि मैं ड्रग्स लेती हूँ या बेचती हूँ। सीधी-सी बात है आप मेरे टेस्ट कराएँगे और मैं आपके इस जाँच में आप मुझे बताइए, मैं मुंबई आ जाती हूँ या आप नोएडा पुलिस या जिससे भी बताइए मैं वहाँ आके अपनी सारे इस जाँच में सपोर्ट कर सकती हूँ। तो उन्होंने सीधा मुझे बोला कि आप ऐसा करिए, आप कॉल थोड़ा आपका जो रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, ये वो कन्विंस हो पाए थे क्योंकि वो कुरियर कॉल चल रही थी। ये तकरीबन जो समय था ये 30 मिनट हो चुका था और यहाँ पर मुझे ये लग रहा था मैं कन्विंस हो चुकी थी कि मेरा आधार कार्ड मिसयूज़ हो गया है और मैंने शायद उसको ये ठीक वैसा होता है ना जैसे आपका कभी जो मैं आपको अपनी अंदर की स्थिति बता रही हूँ, क्योंकि आप भी शायद इसमें ना फँसें।
कि जैसे आपका कभी वॉलेट खो जाए, मेरा भी खोया था। उन्होंने मुझसे बोला भी, जो विनय कुमार चौधरी ने, कि आपका कभी वॉलेट खोया है? मैंने कहा हाँ, 2 साल पहले खोया था, वो भी दिल्ली मेट्रो में खोया था। कल के फिर क्या किया था? मैंने कहा एफआईआर कराई थी मैंने। कहते क्या मिल गया था? मैं कहा नहीं। मैंने उनको वहाँ पे भी जवाब दिया। मैं कहा सर ऐसे वॉलेट कभी मिलते नहीं हैं, बस हम इसलिए एफआईआर कराते हैं कि जिससे जो उसमें चीज़ें हैं, आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपके वोटर आईडी, आपका आधार, उसका मिसयूज़ ना हो, कभी हो तो हम बता सकें कि हमने पहले पुलिस को इसकी इत्तला कर दी थी। तो सेम वही चीज़, कहने लगे बस आपको वही करना है, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? जब इतना बड़ा रैकेट चला रही हैं आप, तो फिर कोई सोच समझ के चला रही होंगी। तो मैंने उनको सीधा बोला, मैं कहा सर आप 2 मिनट पहले तो मुझे लगा आप मेरा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, आप मुझ पे खुद ही अगर मान के बैठे हैं तो आप मेरी जाँच क्या करेंगे? तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ चुप कराया और वो बहुत ही गंदी भाषा में आपसे बात करते हैं, जो मैं शायद रिपीट भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने बोला सर, मैं परेशान हो चुकी हूँ, आप ऐसा करिए मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए और बात यहाँ ख़त्म करिए, बाकी जो आगे आपको जाँच के लिए मुझे बुलाना है, मुझे बुला सकते हैं। उन्होंने बोला हम इस स्टेटमेंट को वीडियो कॉल पे रिकॉर्ड करेंगे और तो मैंने कहा सर बताइए मैं क्या ज़ूम ऑन करूँ? हमारी ऑफ़िस की मीटिंग ज़ूम पर होती हैं तो मुझे वही पता था। तो उन्होंने बोला नहीं, हम स्काइप पे इससे करेंगे। तो मैंने बोला मेरे फ़ोन में स्काइप नहीं है। तो उन्होंने बोला वो हम सिखा देंगे आपको। तो मैंने कहा आप हमें स्काइप चलाना सिखाएँगे, स्काइप डाउनलोड करूँ? कहते हैं हाँ, प्लीज़ आप स्काइप डाउनलोड करिए। आप अपने ऑफ़िस जाती हैं और इस शिफ्ट में जाती हैं, आपको ये भी नहीं पता। वो बात थोड़ी हैरान करने वाली थी। कि मैं किस शिफ्ट में ऑफ़िस आती हूँ, उन्हें पता था। फिर उसके बाद उन्होंने वो व्हीकल भी बता दिया जिससे मैं ट्रैवल करती हूँ, ऑफ़िस आती हूँ, घर जाती हूँ। वो तो मुझे लगा कि शायद ये पुलिस वाले हैं या इनके पास मेरी इतनी सारी जानकारी है, क्योंकि हमें लगता है कि पुलिस वालों को क्योंकि वो सारी चीज़ें पता होती हैं, वो तो सब ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किए क्योंकि वो जितना चिल्ला चुके थे, मेरी हालत भी नहीं बची थी मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करूँ। फिर मैंने स्काइप डाउनलोड किया और मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे कि कोई भी पुलिस आपसे स्काइप पे कभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करती, आप ये गलती मत करिएगा। मैंने ये की है और उसके बाद स्काइप डाउनलोड होता है और स्काइप डाउनलोड होने के बाद मुझे वो कहते हैं कि सर्च में जाके मुंबई पुलिस 911 सर्च करिए। यहाँ मैंने उनसे एक सवाल किया था, मैं कहा सर 911 ये इंडिया में कब से इस्तेमाल होने लग गया? तो उन्होंने बोला आप अपना काम करिए, वैसे भी आपके रैकेट काफ़ी लंबे हैं और आपकी काफ़ी जानकारियाँ अदर डिपार्टमेंट से भी आ रही हैं। तो वहाँ मैं पीछे हो जाती हूँ कि नहीं सर आप जो बताएँ वही सही है। और वहाँ मुंबई पुलिस 911 सर्च करने पे जैसे कि आप फ़ेसबुक पे सर्च करते हैं ना, एक कॉमन नेम डालिए तो 10 आईडीज़ आती हैं। वहाँ पे हम ढूँढने लग जाते हैं असली वाली कौन है, कौन-सा वाला है। इसी तरह सब में होता है। ट्विटर पे भी अगर आप मुंबई पुलिस डालें ना तो एटलीस्ट 10 आईडीज़ आएँगी। पर उस दिन स्काइप पे सिर्फ़ 1 आईडी थी और वो बिल्कुल वेरिफाइड जैसी लग रही थी, तो मैंने उस पे क्लिक कर दिया और सामने से एक नीली वर्दी में जो प्रिंटेड सी थी जैसे आर्मी की वर्दी होती है और आगे 2 झंडे लगे हुए एक शख्स आता है सांवले सूरत का और वो जो चेहरा है ना वो हमारे आस-पास वाला या कह लीजिए मैं यूपी दिल्ली के आस-पास रहती हूँ एनसीआर में, वो वैसा नहीं था, वो मुझे कहीं दूर का कोई आर्मी ऑफ़िसर किसी अलग पोस्टिंग जैसी शक्ल जो मैंने जज करी। तो उन्होंने मुझे बोला भी बार-बार, "आपको अंग्रेज़ी समझ आती है?" तो मैंने कहा, "हाँ सर, जितनी भी आप बताइए समझ तो आती है, हिंदी में मैं बात ही कर रही हूँ आपसे।" तो उन्होंने बोला, "ठीक है, आप ऐसा करिए, बीप स्टार्ट हो रहा है और आप इसके बाद अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए।" मैंने कहा, "ठीक है।" कहने लगे, "फिर रुक जाइए आप।" तो मैंने कहा, "हाँ, बताइए।" कहते, "ये कॉल आप पहले कट करिए।" तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या करना होगा? कह लगे कोई नहीं हम आपको कॉल करेंगे और पहले ऐसा करिए आपका डाटा बंद करिए। तो मैंने कहा सर डाटा बंद कर दूँगी तो कॉल कैसे चलेगी? कहते वाईफ़ाई इस्तेमाल कर रही हैं आप तो। तो मैंने कहा अच्छा आपको मैं चुप थी क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करने पे तो वो चिल्ला रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कहते हैं आप डाटा बंद कर दीजिए, हम वाईफ़ाई पे कनेक्ट होंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है डाटा बंद कर दिया। कहते हैं ऐसा करिए आप फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। तो मैंने कहा सर फ्लाइट मोड पे तो कॉल ही कहते हैं हाँ, क्योंकि अगर हम जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बीच अगर कोई आता है और आपकी कॉल भी अगर कोई रिंग हुई तो ये कॉल इनवैलिड हो जाएगी और वो जो आज हम ये आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपनी सफाई में रिकॉर्ड करा रही हैं, ये वैसे भी इनवैलिड हो जाएगा और हम आप पे जाँच बैठाल देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर आप बताइए, जो आप बताइए वही करते हैं। कल के पहले बताइए आपके पास वहाँ पर कौन है? तो मैंने कहा कोई नहीं है, मैं घर पर हूँ। और कहने लगे पहले हमें कैसे मैं मानूँ आप घर पर अकेले हैं? आप पहले अपना वीडियो कॉल पे पहले पूरा कम जगह दिखाइए। तो मैंने उनको बोला ऐसे दिखा दिया जहाँ मैं बैठी थी कि इधर देखिए लेफ्ट इधर देखिए राइट और लेफ्ट तक दिखा दिया। कल के नहीं 360 डिग्री पे दिखाइए। मैंने पूरा कमरा उन्हें 360 डिग्री पे दिखाया। फिर उन्होंने एक दरवाज़ा नोट करा, कहने लगे ये डोर खुला हुआ है। तो मैंने कहा सर डोर मेन बंद है, वैसे तो खुला ही रहेगा क्रॉस वेंटिलेशन के लिए।
नहीं, उस डोर को बंद कर दीजिए, बीच में नहीं आना चाहिए कोई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ। फिर उन्होंने बोला आप ऐसा करिए, पर्दा भी बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं पर्दा भी बंद कर देती हूँ। कहने लगे फिर से पूरा कमरा दिखाइए। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे अब 2 मिनट के लिए कॉल होल्ड करिए, मैं इसे अपने सीनियर के पास ले जा रहा हूँ और थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल, ये मेरा चेहरा बंद हो जाएगा। लेकिन आप जब तक होल्ड रहे, हर 10 सेकंड पे आप बोलती रहिए आई एम हियर सर। तो मैंने कहा सर हर 10 सेकंड पे? कहते हैं हाँ। ऊपर ध्यान दीजिए, एक टाइमर चलता रहता है स्काइप पे, आप उसको काउंट करते रहिए और बोलते रहिए, और अगर आपने नहीं बोला तो ये कॉल भी इनवैलिड मानी जाएगी और मैं मान लूँगा कि आपने किसी तीसरे को बुला लिया है अपने आस-पास। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वो काउंट करती गई, शायद 10 क्या, मैं 9 सेकंड पे ही आई एम हियर सर 2 मिनट तक बोलती रही। वो फिर वापस आते हैं और फिर एक कंट्रोल रूम से पीछे से आवाज़ आती है कि ऐसा है, इस आधार कार्ड से बाकी चीज़ें भी निकल आ गई हैं और आप इसमें कार्रवाई शुरू करिए, इनके नाम एक अरेस्ट वारंट ऑलरेडी से है। तो उन्होंने मुझे बोला, जो पीछे कंट्रोल रूम उनके बोल रहा था कि आपको सुनाई दे रहा है वो क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर, मुझे सुनाई दे रहा है, पर आप प्लीज़ अपनी भाषा में मुझे बता दें, शायद मैं गलत समझ रही हूँ, किसी वारंट की बात कर रहे हैं। कह रहे हाँ, आप सही सुन रही हैं, आपके नाम ऑलरेडी एक अरेस्ट वारंट पहले से निकला है मुंबई में और आप बहुत बड़ा एक रैकेट चलाती हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूँ। तो कह रहे तभी तो आप कर रही हैं। अब आप बताइए आपके घर में कितना कैश है, आपके घर में कितना सोना है, आपके कौन-कौन से बैंक अकाउंट हैं, और आपकी पासबुक भी हमारे पास आ गई है। तो मैंने कहा, और वो बैंक ऑफ बड़ौदा की है। तो अभी यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने की बात किनारे हो चुकी थी, वो पूरी तरह से मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और फिर मैंने बोला सर पासबुक, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा कभी कोई अकाउंट किसी ज़िंदगी में नहीं रहा, आप प्लीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी ब्रांच मैनेजर हैं, जहाँ भी हो आप प्लीज़ बात कर लें। जब आपको ये पता है मैं कब ऑफ़िस आती हूँ, कब जाती हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार बात कर लें। तो उन्होंने बोला वो हम आपकी जाँच ऑलरेडी मेरी फ़ोन कॉल के दौरान चल रही है और आपके बहुत सारे रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं। तो मैंने उनको ये भी बोला, मैं कहा सर हो सकता है मेरे आधार का लंबे वक़्त से मिसयूज़ हो रहा हो, मुझे तो फेडेक्स के थ्रू आज पता चला है, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए और अगर ऐसा चल रहा है तो आप प्लीज़ लोगों को बताइए या मेरी हेल्प मदद कर दीजिए। पता नहीं, मुझे तो बहुत, सच बोलूँ तो मुझे परेशानी हो रही है कि मैं किस-किस केस में कहाँ-कहाँ मेरा आधार इन्वॉल्व हो गया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम जाँच कर रहे हैं। फिर पीछे से कंट्रोल रूम आता है, जो मैं बात कर रही थी उसके पीछे तीसरा पर्सन, जो जिसका नाम मुझे नहीं बताया गया, वो कहते हैं कि इन्हें इमीडिएट अभी अरेस्ट किया जाए क्योंकि 275 करोड़ की एक मनी लॉन्ड्रिंग है। उसमें कोई पंजापति सैयद, कोई हिना खान और ऐसे ही 2 लोग और हैं। 4 चेहरों के साथ एक डॉक्यूमेंट मुझे स्काइप पे भेजा जाता है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक भेजी जाती है जिसमें मेरा नाम मेंशन होता है और हिना खान से मैं मिली हुई हूँ, पंजापति सैयद के साथ मिलके मैं रैकेट चला रही हूँ। वो प्रॉपर मुझे टॉर्चर करते हुए ये इस हद तक कबूल करवा रहे थे कि आपका इन लोगों के साथ मिलके पूरा एक गेम चल रहा है, आपका आधार आपने अपनी मर्ज़ी से दिया है और आप मुंबई आती-जाती हैं। तो मैंने उनको ये भी बोला प्लीज़ आप मेरे सारे ट्रैवल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। सर मैं अगर कभी कैसे जाऊँगी, मैं बाय ट्रेन जाऊँगी, बाय एयर जाऊँगी, अगर आपको सब पता है मैं ऑफ़िस किससे जाती हूँ, तो आप प्लीज़ ये भी पता कर लें। कहेंगे आप निश्चिंत रहिए, वो सब पता हो रहा है और आप, और इस वक़्त उन्होंने बहुत ही गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करा है, जो एक इंसान के शायद उसको तोड़ने के लिए काफ़ी होता है और जो चीज़ें थी जो मुझे पूरी तरह तोड़ रही थी, यहाँ तक मैं काफ़ी, मेरा रोना मतलब मैं रोना शुरू हो गया था और मैंने उनसे कहा था प्लीज़ सर आप मुझे इस हद तक मत टॉर्चर करिए, मैं आपको सच कह रही हूँ कि मेरा कोई लेना-देना नहीं है इससे। तो उन्होंने फिर पीछे से बताया आप हिना खान को जानती हैं, शायद ये तस्वीर भी आपकी है। मैंने कहा, तब मैं उन पे एक नाराज़ होते हुए बोला, मैंने कहा सर प्लीज़ आप हिना खान की शक्ल देख लीजिए, आप जो मुझे डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, ये शक्लें क्या एक जैसी लग रही हैं आपको? तो उन्होंने बताया कि नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये जो स्कैम है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, गवर्नमेंट इस पे हिडन तौर पे इसकी जाँच कर रही है और आपको इस जाँच में अगर आप चाहती हैं, ये शायद मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन ये पूरा कॉल 2 घंटे चला है और उन्होंने वहाँ तक मुझे कन्विंस कर दिया। फिर आखिरी में वो कहते हैं कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहती हैं और आप अगर इतना गिड़गिड़ा ही रही हैं, तो ऐसा करिए, आप हमारी मदद करिए। पहले तो फिर बोला स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए और वैसे भी आपने जब से हमसे बात करना शुरू करी है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैंने उनको बोला थैंक यू सर, आप एटलीस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप प्लीज़ पता करिए। तो उन्होंने बोला ये ऐसा है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ है।
2075 करोड़ का इसमें स्कैम है। इसमें एचडीएफसी का बैंक मैनेजर भी इन्वॉल्व है और इसमें कई पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे। आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, प्लीज़ आप इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखिएगा। ये चारों चेहरे मुझे दिखाए गए थे और इनसे मेरा कनेक्शन जोड़ा गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो पासबुक अभी मुझे मेरे नाम पे भेजी गई थी, क्योंकि मेरा उस बैंक अकाउंट में कभी कोई डाटा रहा नहीं, तो मैं उनके साथ बार-बार बोल रही थी, पर हो सकता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अकाउंट हो। पर इस बात को मत मानिएगा, क्योंकि ऑनलाइन 2300 रुपए में 300 कॉपी इसी पासबुक की बनती हैं, जो दूसरे दिन होश में आके मैंने देखी हैं। और आपका नाम उसमें छापा जाता है, आपका अकाउंट नंबर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक छाप दिया जाएगा और आपको भेज दी जाएगी। मैं यहाँ अवेयर थी, या जो मुझे वो टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि मेरा अकाउंट कभी उस बैंक में नहीं था। आपका होगा तो शायद आपको और भी बड़ा डर लगेगा कि आपका अकाउंट भी शायद आधार के बाद इन्वॉल्व हो चुका है। इसके बाद वो मुझसे कहते हैं ये आपको एक नेशनल सीक्रेट रखना पड़ेगा। वहाँ मैंने उनसे सवाल किया था, सर नेशनल सीक्रेट होता क्या है? कहने लगे नेशनल सीक्रेट वो होता है जब गवर्नमेंट किसी चीज़ की हिडन तौर पे जाँच करती है, उसे हमें अपने तक ही रखना होता है। अगर आप किसी से शेयर करेंगी और अगर आप इसे कहीं भेजेंगी या किसी को बताएँगी, तो उन सभी लोगों को 2 साल की सज़ा होती है, आपको इसके लिए पेनल्टी भी देनी पड़ती है। और उसके बाद आप हमारे वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड में हैं, इस टाइम आपकी 7 दिनों तक सारी कॉल रिकॉर्ड होंगी। आपको हर 2 घंटे पे अपनी एक्टिविटी की हमें जानकारी देनी होगी और पहले तो आप हमें एक सैंपल आपको भेज रहे हैं फॉर्मेट, आप हमें पहले बताइए कि आपकी अभी एक्टिविटी क्या है। तो मैंने कहा वो कहाँ देखना है? उन्होंने प्रॉपर मुझे स्काइप पे मैसेज कैसे करना है, स्काइप में क्या करना है, सब सिखा दिया था। मैंने एक फॉर्मेट भेजा जिसमें नाम था, लोकेशन थी, एक्टिविटी थी और प्लेस था। तो मैंने एक्टिविटी में लिख दिया था एट होम। तो उनका देखते ही ऑब्जेक्शन आता है, ये एक्टिविटी होती है? तो मैंने कहा सर मैं समझ नहीं पाई, मुझे कैसे भेजनी है? कहते हैं एक्टिविटी ये है कि आपका इंटरोगेशन हो रहा है, आप इस प्रोसीजर में हैं। तो मैंने कहा ओके सॉरी, मैं अपडेट करके भेजती हूँ, फिर से भेजिए। और फिर उन्होंने बोला आप ऐसा करिए, मुझे अपने आधार की कॉपी भेजिए। मैंने कहा सर आपके पास तो मेरा आधार नंबर है, आधार की कॉपी क्या किस काम की? आप मुझे इमीडिएट भेजिए, आप चाहती क्या हैं? आप बराबर बदतमीज़ी से बात कर रही हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर मैं लगातार आपसे सॉरी कह रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे ये भी पूछा, आपका वॉलेट चोरी हुआ था तो क्या किया था? मैंने कहा सर मैंने आपको बताया, मैंने एफआईआर की थी। कहते आप किसी को अपना अगर आधार भेजती हैं तो क्या लिखती हैं? यूज़ फॉर सम दिस एंड दैट लिखती हैं कि नहीं लिखती हैं? मैंने कहा हाँ, ये तो सर नहीं मेंशन करते। कहते कोई लोन है आपके नाम पे? मैंने कहा हाँ है बिल्कुल। कहते किसी भी एजेंट को आप ऐसे कभी आधार दे देती हैं? आप इतनी पढ़ी-लिखी, इतनी अवेयर जगह पे काम करती हैं और उसके बावजूद आप ये काम कर रही हैं। अपना आधार और अपना पैन कार्ड आप लोग ऐसे ही शेयर कर देते हैं। तो मैंने कहा सर मैं मान लेती हूँ मुझसे गलती हुई है, आगे से मैं किसी को अपना आधार ऐसे नहीं दूँगी। और क्या कहते हैं कभी किसी कैफ़े में आपने इसका स्कैन करवाया है? मैंने कहा हाँ सर प्रिंट आउट तो मैंने लिया है और हम लाइफ़ में हाँ शायद हर कोई लेता है। कहते उस कैफ़े आप जब वो प्रिंट आउट ले रही थी तो आप अकेली थी या कैफ़े वाला आपके सामने ले रहा था? मैंने कहा हाँ, कैफ़े वाले ने सामने ही लिया था प्रिंट आउट। तो कहने लगे ठीक है, फिर अब आप ऐसा करिए, आप कोई नेशनल सीक्रेट रखना है, 7 दिन तक आपकी जाँच चलेगी और आपको हर 2 घंटे पे रिपोर्ट भेजनी है और ये टाइम नोट कर लीजिए। 12:15 पे कॉल शुरू हुई थी, 2:20 हो चुके थे और पहला फॉर्मेट मैं अपनी रिपोर्ट का भेज चुकी थी और उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे मुझे और बोलने लगे हम आपको लगातार ट्रेस करेंगे, आपका ट्रैक करेंगे, आपके सारे अकाउंट सीज़ हैं। तो मैंने उनसे तब बोला, मैंने कहा सर कल मुझे ऑफ़िस जाना होगा और मुझे पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी, आप मेरे अकाउंट प्लीज़ मत सीज़ करिए। कहने लगे हमें पता है आपके पूरे दिन का खर्चा कितना होता है, तो ऐसा करिए आपको सिर्फ़ 5,000 रुपए निकालने की आपको हम परमिशन देते हैं, इससे बड़ा अमाउंट आप नहीं निकाल सकते और अगर आप 5 रुपए भी खर्च करते हैं और ये सारे ट्रांज़ैक्शन आपको डिजिटल करने हैं और इनके सबके स्क्रीनशॉट हमें स्काइप के मैसेज पे भेजने हैं। तो मैंने उनको बता दिया, मैं कहा ठीक है सर मैं भेज दूँगी, आप बता दीजिए और क्या करना है। इसके बाद हम आपको अगर मुंबई बुलाना होगा और वैसे भी उन्होंने बोला मिस ऋचा आपके बहुत सारे रिकॉर्ड बहुत ख़राब हैं और ये पंजापति सैयद का जो ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये बहुत ही बुरा है और इसके अंदर बहुत बड़े-बड़े लोग हैं और मैं आपसे बहुत पोलाइट भाषा में बता रही हूँ। उनके हिसाब से मैं क्रिमिनल थी और मुझे 7 दिन तक अपनी इंटरोगेशन में उनके साथ शामिल होना था। मैं पूरी तरह से एक तरह से शायद उतनी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी, मैं रो भी चुकी थी, मैं गिल्ट में जा चुकी थी कि मैंने अपना आधार दिया है, मैंने अपनी गलती कर दी है। 2 घंटे बाद वो मुझसे कहते हैं आप इस कॉल को अब रख दीजिए। तो मैंने कहा सर मैं रख दूँ? कहते हैं हाँ प्लीज़ रख दीजिए अब आप। वो कॉल मैंने रख दिया है और वो मुझे यकीन दिला चुके थे कि मैं एक ड्रग्स रैकेट चलाती हूँ, मैं ड्रग्स लेती हूँ और सब ख़त्म हो चुका है क्योंकि उनके हिसाब से वो मेरी और हाँ, उनको मेरे फैमिली मेंबर भी नाम पता थे, सॉरी मेंबर्स पता थे, नाम नहीं पता थे
उन्हें मेरे जितनी जानकारियाँ थी, तो उन्होंने बोला अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम खुद ही इन बातों को बाहर लीक कर देंगे या बता देंगे लोगों को। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के डर और एक तो इतनी बड़ी गिल्ट में डाल चुके थे, मेरे लिए वो सब ख़त्म था और वो 2 घंटे का टॉर्चर मुझे वहाँ तक ले आया था कि उस कॉल को ख़त्म होने रखने के बाद मैं सबसे अजीब चीज़ है कि मैं सोच रही थी कि अब ऐसा है, खुद को ही ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि ड्रग्स केसेज़ में तो कोई बाहर आता नहीं है, बाहर आने में भी लोगों को साल लग जाते हैं और वो साल जब ख़त्म होता है, तो वैसे भी आप सही हो या गलत, आपका सब ख़त्म हो चुका होता है। और वो मानते हुए मैंने अपनी कई प्लानिंग कर ली थी कि खुद को कैसे क्या करना है। फिर मैंने सोचा कि मेरे माँ-बाप पीछे बचेंगे, एटलीस्ट मेरे माँ-बाप को ये पता हो कि आखिर ये सब क्यों हुआ। तो उस क्लोज़र के लिए मैंने एक कागज़ में ये सब लिखा और उस कागज़ में पहली लाइन लिखी थी कि चुप रह के इसे पढ़ना, क्योंकि मैंने अपने एक रिलेटिव को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया और उनको ये कागज़ दिखाया था। मुझे इस उससे दिखाया था कि वो एटलीस्ट इस कागज़ को किसी को दिखा दें, जब मेरे माँ-बाप को पता चले तो वो बता दें कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो बहुत हैरान थे उस तरफ और बहुत ही शॉक्ड थे। उन्होंने मुझसे इशारे में पूछा कि ये कौन भेज रहा है? कौन किसने किया कॉल? तो मैंने वो कॉल काट दी और ये सोचते हुए कि लंबी कॉल रिकॉर्ड्स होती हैं, शॉर्ट पीरियड नहीं रिकॉर्ड होता। और मैंने उनको दोबारा कॉल करके उसमें नाम लिखा कि फेडेक्स से कॉल आया था और ऐसा-ऐसा हुआ था उसमें। उन्होंने मुझे मेरा कॉल कट करके मुझे ऑडियो कॉल किया और मुझे बहुत तेज़ चीखते हुए बोला, "ये तुम पूरी तरह से फँस चुकी हो, ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, ये क्या बता रही हो? तुम्हें किसी ने किडनैप तो नहीं किया है?" क्योंकि मैं वीडियो कॉल में भी उनको रोते हुए दिख रही थी। मैंने बोला, "नहीं, मुझे किडनैप नहीं किया है, लेकिन आप प्लीज़ चुप रहिएगा, आप भी फँस जाएँगे, ये नेशनल सीक्रेट होता है, ये वो होता है, वो होता है।" तो उन्होंने बोला भी मुझे, "अपना हाल देखो पहले, तुम किस ज़ोन में बात कर रही हो क्या गया है? और ये सारी चीज़ें छोड़ो, साइबर क्राइम में फ़ोन करो, अपने ऑफ़िस में बताओ क्राइम वालों को और वो कोई हेल्प करेंगे और सब बंद करो, ये सब कोई नहीं है, ये पूरा स्कैम है।" मैं उनको यकीन दिलाती गई और मैंने फ़ोन काट दिया क्योंकि उन्होंने कहा था सब रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर मैंने अपने ऑफ़िस में अपने एडिटर को कॉल किया, ये सोचकर कि दुनिया तो ख़त्म है, मुझे कोई ऑफ़िस से ऐसे एम्प्लॉयी को क्यों रखेगा। और मैं बस उनको सफाई दे रही थी फ़ोन पे कि सर मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली, मैं स्मोक नहीं करती, लेकिन ब्लड टेस्ट आने में, ड्रग्स केसेस से बाहर आने में बहुत वक़्त लग जाता है। और प्लीज़ आप इस बात को समझिएगा और आप ये बात नाम कहीं मत लीजिएगा वरना आप भी फँस जाएँगे। उन्होंने मुझे पहले तो हँसे वो मुझ पे, फिर उन्होंने वो समझ चुके थे मेरी जो आवाज़ थी, कहने लगे दिमाग ख़राब हो चुका है तुम्हारा, ये क्या बातें कर रही हो? तुम एक ट्रैप में हो, तुम एक स्कैम में हो। ये लोग लगातार ऐसे फ़ोन करते हैं और अभी तुम्हारे सामने तो ये वकील लेके आएँगे। ये पूरी तुम्हारी ऑनलाइन पेशी होती है। तुमने केसेस पढ़े नहीं क्या? तुम डिजिटल अरेस्ट हो। तो मैंने उनसे बोला सर डिजिटल अरेस्ट मैंने सर पढ़ा हुआ है, लेकिन सर आप चुप रहिएगा, आप भी अपना नाम मत लीजिएगा और प्लीज़ आप समझ नहीं रही, ये पूरी तरह से मैं फँस चुकी हूँ, आप नहीं निकाल पाएँगे मुझे, बस मेरी बात का यकीन करिएगा मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। और इसी तरह के उन्होंने मुझे जब उन्होंने एक लाइन बोली थी मुझे कि तुम पागल हो गई हो क्या? तो मुझे उस वक़्त बहुत अजीब लगा था क्योंकि कभी आपके ऑफ़िस में इस तरह के वर्ड इस्तेमाल नहीं होते। तो मैंने उनको तब मैंने बोला, मैंने कहा 1 मिनट मेरे दिमाग में एकदम से गया कि ये मुझे पागल कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप अपने घरों में अपने भाई-बहन से सुनते हैं। आप ये चीज़ें ऑफ़िस में नहीं सुनते अपने बॉसेस से वो। वो शायद एक शब्द था जिसने मेरा पूरा ट्रैप तोड़ा था और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर हाँ, ये तो एक ट्रैप था। इस कमरे में तो कोई नहीं है। यहाँ तो कोई तार नहीं बिछे हैं। यहाँ तो वो लोग नहीं हैं जो मुझे दिख रहे थे। तो कहने लगे कहीं कोई कभी नहीं था। तुम पूरी तरह से एक जाल में हो और ये फँसाया जाता है। ये तो बहुत आसानी सी चीज़ है। तुमने फ़ोन कैसे उठा लिया? तो मैंने भी उनको बताया, मैं कहा सर एक कॉल आया था फ्लिपकार्ट से ऐसा-ऐसा था और ये वो फेडेक्स बोल रहे थे, मैंने मना किया। पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बोला पानी पियो, आराम से आओ, मैं तुम्हारी दहशत तुम्हारी आवाज़ से समझ रहा हूँ। प्लीज़ रिचा कोई गलत काम मत करना, ज़िंदगी कोई ख़त्म नहीं है और मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। तुम ड्रग्स क्या मुझे भी पता है तुम स्मोक तक नहीं करती। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि बड़ी कॉमन चीज़ है आजकल के जेन ज़ीज़ में, मतलब सब में, कि आप कभी-कभी अल्कोहल या बहुत सी चीज़ें लेते हैं। अगर आपने ली भी हो ना और आपसे कोई बोले आप ड्रग्स रैकेट चलाते हैं, तो प्लीज़ यकीन मत करिएगा, क्योंकि कई बार हमारे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होते हैं जो फैमिली से हम छुपाते हैं। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मैं उसके बाद भी यकीन कर रही थी। तो एटलीस्ट अगर आपने कभी की भी हो ना, तो आप रैकेट नहीं चला रहे होते। वो आपको इस हद तक यकीन दिलाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें हैं, जो मैं कहूँगी उसके बाद वो ख़त्म हुआ है और मुझ में
काफ़ी अवेयरनेस थी उस कॉल के बाद। मैंने खुद को शांत किया है, मैंने अपने घर सबसे पहले फ़ोन किया है, क्योंकि मुझे जो पहली अकल आई थी, दिमाग आया कि मेरा 2 घंटे की कॉल में मेरा एआई क्लोन तो 12 मिनट लगते हैं बनाने में, मेरा बन चुका होगा। अब शायद मेरे माँ-बाप को बोला जाए कि मैं कहीं फँस गई हूँ, मेरा कोई गलत काम हो गया है, पैसे दे दो, मैं मर गई हूँ। मैंने अपनी माँ को सीधा कॉल किया और यही बोला कि मेरे मरने की भी खबर आए ना, कोई बोले अगर, तो प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक मेरे ऑफ़िस कर लेना, मुझसे कर लेना, मेरी सिस्टर से कर लेना। किसी को पैसे मत देना और कभी पैनिक मत होना, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने भी ये खबर पढ़ी थी, एक टीचर मदर को फ़ोन जाता है कि उसकी बेटी सेक्स रैकेट में फँस गई है। वो अपनी बेटी के बारे में समझती, उसके पहले वो हार्ट अटैक से मर गई थी। मुझे अकेला यही डर था कि, और उसके बाद ये चीज़ें समझ आईं। मैं रात को सो तो नहीं पाई आराम से, लेकिन ये दिन बीत गया। संडे का दिन होता है और ठीक 12 बजे फिर से कॉल आती है और फिर से करण वर्मा सामने आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि मुंबई पुलिस से आपको क्लैरिफ़िकेशन नोट मिल गया है, तो प्लीज़ हमें भेज दें। यहाँ पर मैं काफ़ी अवेयर थी और मैंने करण वर्मा से बोला कि सर, आपने मेरी बहुत मदद करी, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आपका जो ये नंबर है ना, ये लगता नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे कोई ऐसा नंबर बता दीजिए जिस पे मैं कॉल कर सकूँ। तो उन्होंने बोला, हाँ, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर व्हाट्सएप करता हूँ, मुझे मुंबई पुलिस का नोट ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि मैम ये बहुत सीरियस मैटर है। मैंने कहा, हाँ सर, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आप प्लीज़ मेरी मदद करिएगा, मुंबई पुलिस कल मुझे ये नोट भेज देगी। ये कह के उनका कॉल कट हो जाता है और आज काफ़ी वक़्त हो गया है। कोई कॉल तो नहीं आया, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, पता नहीं मैंने गलतियाँ की या मुझसे करा ली गई। आप ऐसा मत करिए, और ऐसे बहुत सारे ट्रैप हैं और जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं। 4 दिन पहले किसी कर्नल को भी इसी में फँसाया गया। एक और औरत 5 दिन डिजिटल अरेस्ट होके उसकी मौत हो चुकी है। क्योंकि ये आपको उस हद तक टॉर्चर करते हैं कि आप सुसाइड करने के करीब पहुँच जाते हैं। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दें और ऐसा ना करें। आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपने ऐसे कोई गलत काम नहीं किए। थैंक यू। ऋचा के साथ जो हुआ वो इस केस का आधा ही हिस्सा था, आधा ही पार्ट था। इसके बाद जो होता है वो इस पूरे फ्रॉड का सबसे खतरनाक पार्ट है। अमूमन इस तरह के केसेस में कई लोगों के साथ देखा गया है कि स्क्रीन पर एक महिला पुलिस अफसर आती है, वो तलाशी देने के लिए कहती है, तलाशी देने के नाम पर सारे कपड़े उतरवाए जाते हैं और फिर उसी के आधार पर उस वीडियो के आधार पर जब जो विक्टिम है कपड़े उतार देता है, शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। कई बार ऑन कैमरा ही लाइव कचहरी बिछाई जाती है, उसमें जज मौजूद होते हैं, वकील मौजूद होते हैं और ये कहा जाता है कि 4-5 लाख रुपए देके, ये जितने भी पैसे मांगे जाते हैं वो देकर आप मामला रफा दफा करिए। जो विक्टिम ऑन कैमरा अपना पूरा घर दिखा रहा है, वो तलाशी के नाम पर कई बार अपने कपड़े भी उतार देता है, वो तलाशी के नाम पर और इस सब फ्रॉड से बचने के लिए पैसे भी देने को तैयार हो जाता है। ऋचा तो बहुत बहादुर थी जो कैमरे के सामने आई, ये पूरा केस बताया ताकि आप लोगों तक ये पूरा वाकया पहुंचे। लेकिन आप इसके आधार पर सतर्क रहिए, आप सावधान रहिए। आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आए तो उसमें मत पड़िए और अगर आपके आसपास या आपके जानकारों में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो इस बारे में जाके कंप्लेन करिए, पुलिस को बताइए, अपने आसपास जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है जिस पे भी आप भरोसा करते हैं उनसे शेयर करिए। क्योंकि अमूमन इस तरह के केसेस में लोग ये बातें किसी को बताते ही नहीं है, शेयर ही नहीं करते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने जानकार होने के बावजूद कैसे इस तरह के फ्रॉड में फंस गए। लेकिन ये फ्रॉड कोई छोटा मोटा नहीं है। इस तरह के फ्रॉड से देश में 200-400 करोड़ रुपए के स्कैम हो रहे हैं और लोग इसी तरह विक्टिम्स को अपना निशाना बना रहे हैं।